Now let us continue with ANOVA two-way. आपने अभी टू-वे का एक प्रॉब्लम समझा था, एक और क्वेश्चन सिखाते हैं आपको इन ANOVA two-way. So look at question number 11, which is on page number 16. So this problem is going to be a sort of revision, right? The question number 11, page number 16, although it is given on the board also. A company assigned 4 salesmen. यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में 4 सेल्समैन हैं जिनको डिनोट किया गया है ABCD से, एंड रिकॉर्डेड देयर सेल्स इन द सीजन्स. 3 सीजन है, समर, विंटर एंड मॉनसून. द फिगर्स इन लैक्स आर गिवन बिलो. तो आपके पास यहाँ पर कुछ फिगर्स है लैक्स में, जैसे सेल्समैन A समर में जनरेट करेगा 36 लैक्स की सेल्स, बी सेल्समैन समर में लाएगा 36 लाख की सेल्स, सी सेल्समैन 21 लाख सेल्स जनरेट करेगा. तो ये अलग अलग सेल्समैन की सेल्स गिवन है व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग इन डिफरेंट सीजंस. अब आपको एक पूरा डेटा यूज करके 2 हाइपोथेसिस चेक करनी है. तो टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में 2 हाइपोथेसिस होंगी, उन दोनों को टेस्ट करना पड़ेगा आपको. फर्स्ट, test that there is no difference in the performance of the salesman. एक तरफ तो सेल्समैन के बारे में आपको टेस्टिंग करनी है, और दूसरा लिखा है टेस्ट दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑन सेल्स ड्यू टू वेरियस सीजंस. दूसरी हाइपोथेसिस जो है वो सीजंस के ऊपर बेस्ड है. तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे नल हाइपोथेसिस नंबर 1 लिखिएगा, जो कि सीधा सीधा क्वेश्चन में से डिराइव की जाएगी. लिखिए नल हाइपोथेसिस नंबर 1. There is no difference, इसी लाइन को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. There is no difference in the performance of the salesman. ये लास्ट के अंदर जो हमें टेस्ट करने को बोला गया है, इसी को नल हाइपोथेसिस में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा. और क्या लिख रहे हैं आप? There is no difference in the performance of the salesman. तो इसी के अपोजिट इसकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखेंगे आप. There is significant difference, there is, ये नो हटा देंगे आप, there is significant difference in the performance of the salesman. तो ये तो पहला टेस्ट है, उसकी आप लोग नल हाइपोथेसिस चेक करेंगे. फिर दूसरा टेस्ट है there is no effect on sales due to various seasons. इससे हम बनाएंगे दूसरी नल हाइपोथेसिस. लिखिएगा नल हाइपोथेसिस नंबर 2. There is no effect on sales. There is no effect on sales due to various seasons. Due to various seasons. This is null hypothesis number 2. और alternate भी बनानी है इसकी. Alternate क्या बनेगी? There is significant effect on sales due to various seasons. ये no हटा देंगे आप और क्या लिखेंगे? There is significant effect on sales due to various seasons. तो null hypothesis दोनों की लिखी, फिर alternate दोनों की लिखेंगे आप, right? और अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. तो आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था कि जब भी वैल्यू सारी 20 से ग्रेटर होंगी तो आपको डेटा को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. पिछले क्वेश्चन में तो हमने सब में से 40 को लेस किया था. आज भी हमें कुछ लेस करना है. अगर आप नोटिस करें सारी की सारी वैल्यू 30 के आसपास आ रही हैं, तो इन सभी में से कॉमन वैल्यू 30 माइनस करेंगे हम. माइनस होगी एक कॉमन वैल्यू जो कि 10 के मल्टीपल में होनी चाहिए, राइट? मतलब 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह का कोई वैल्यू होना चाहिए, और वो वैल्यू वो होनी चाहिए जो सभी नंबर्स के आसपास लाई कर रही हो. यहाँ पर अगर आप देखें ज्यादातर नंबर ये 30s में है, और जो कुछ दूसरे भी नंबर है वो भी 30 से ज्यादा क्लोज हैं. 28, 29, these are all very very near to 30 only. तो आपको इस सभी नंबर्स में से 30 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 30 10 के मल्टीपल में आ रहा है, राइट? और इन सबके प्रॉक्सिमिटी में, इन सबके क्लोज है, तो हमें एक ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है सब में से जो कि 10 के मल्टीपल में हो, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, और साथ ही साथ वो सभी नंबर्स के आसपास आ रहा हो. आंसर तो आप अगर इसमें से सब में से 40 माइनस करेंगे तब भी आ जाएगा, बट वो कैलकुलेशंस थोड़ी सी लेंथी होती जाएंगी. सो टू मेक द कैलकुलेशन सिंपल, आपको वो नंबर लेना पड़ेगा जो सभी नंबर्स के आसपास हो. और यहाँ पर सभी नंबर्स के आसपास मेजॉरिटी वाइज देखा जाए तो वो 30 आ रहा है. ये सब 29, 28, 29, 28, 30, 31
ये सभी लगभग 30 के आसपास आ रहे हैं, तो ज्यादातर नंबर 30 के आसपास है, इसलिए हमें सब में से 30 माइनस करना पड़ेगा। और लिखिए ये वाला स्टेप, टू सिंप्लीफाई द डेटा, we will subtract 30 from each value. To simplify the data, we will subtract 30 from each value. Right? तो अब हम सब में से 30 माइनस कर रहे हैं, तो सबसे पहला 36 में से 30 माइनस किया, ये रह जाएगा सिंपल 6। नेक्स्ट 36 में से 30 माइनस किया, ये भी 6 रह गया, मतलब 30 को सब में से माइनस कर देना है। 21 माइनस 30 किया तो ये आ जाएगा माइनस का 9। 35 में से 30 माइनस किया, सिंपल 5 रह जाएगा। और ये सारे टोटल्स भी चेंज हो जाएंगे हमारे, ये टोटल्स भी अभी करते हैं, बट सबसे पहले तो हम हर वैल्यू में से 30 को माइनस कर देंगे ताकि हमारी कैलकुलेशंस इजी रहे, कैलकुलेशन सिंपल रहे। अब 28 माइनस 30 किया, 28 माइनस 30 किया तो ये हो जाएगा माइनस का 2। 29 में से भी 30 माइनस किया, ये हो जाएगा माइनस का 1। 31 माइनस 30 किया, ये सिंपल 1 रह जाएगा। और 32 में से 30 माइनस किया तो ये 2 आ जाएगा। इसी तरह से 26 माइनस 30 कर दिया हमने, 26 माइनस 30 किया माइनस 4, 28 माइनस 30 माइनस 2, 29 माइनस 30 माइनस 1 और 29 माइनस 30 ये भी आ गया माइनस का 1। राइट? तो पहला स्टेप होता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेटा, और उसकी स्टेटमेंट लिखी है आपने, टू सिंप्लीफाई द डेटा वी विल हैव टू सबट्रैक्ट 30 फ्रॉम ईच वैल्यू। अब आप इन सबका टोटल कर देंगे, तो टोटल करेंगे आप, रो वाइज करते हैं पहले। 6 और 6 12, 12 में से 9 माइनस किया 3 प्लस 5, ये हो जाएगा 8, माइनस 2 माइनस 1 और प्लस 1 प्लस 2 कैंसिल हो गए, 0 रह जाएगा। 4 2 6 7 8, ये हो गया माइनस का 8। अब कॉलम वाइज टोटल किया, 6 माइनस 6, ये हो गया 0। 6 में से 3 माइनस किया 3, माइनस 9, 1 और माइनस 1 तो कैंसिल हो गया, सिर्फ रह गया यहाँ पर माइनस का 9, और 5 और 2 7 में से 1 गई, ये रह गया 6। अब हम टोटल करेंगे दोनों साइड का, तो कीजिएगा टोटल और चेक करवाते हैं आपकी वैल्यूज को। दोनों साइड का टोटल कर दिया हमने, तो ये टोटल की वैल्यू आ गई 8 माइनस 8 0। इसको आप इस साइड से भी चेक कर लेना, 3 और 6 9 प्लस के, उसमें से 9 माइनस का गया तो टोटल आ जाएगा 0। दोनों साइड का टोटल हमेशा सेम आना चाहिए, और उससे निकलेगा हमारा CF। CF का फॉर्मूला क्या सिखाया है? CF का फुल फॉर्म है करेक्शन फैक्टर, और उसका फॉर्मूला होता है T²/n, टोटल स्क्वायर अपॉन n। तो टोटल जो है वो तो है 0 दोनों साइड का। डेटा सिंप्लीफाई करने के बाद आ रहा है n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो 0 स्क्वायर 0/12 क्या हो जाएगा? 0। तो इस क्वेश्चन में हमारा करेक्शन फैक्टर आ रहा है 0। पिछले क्वेश्चन में करेक्शन फैक्टर 20 था, यहां पर हमारा करेक्शन फैक्टर आ रहा है 0। तो पहले नोट कर लीजिएगा यहां तक, फिर आपको आगे सिखाते हैं। काइंडली नोट डाउन द वैल्यूज अप टिल हियर, देन वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप। तो डेटा सिंप्लीफाई किया हमने, अब हमें सबसे पहले तो यहां पर कैलकुलेट करना है मीन सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन कॉलम्स। कॉलम्स में यहां पर सेल्समैन, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन सेल्समैन। कैसे आएगा? पहला सेल्समैन है A, उसकी वैल्यू, उसके कॉलम का टोटल आ रहा है 0, तो 0 का स्क्वायर किया। 0 कितनी वैल्यू का टोटल था? 3 वैल्यू का,
तो 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट डी वाले कॉलम में सारी की सारी वैल्यू का टोटल था 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 3। मीन कैसे निकालते हैं? जिन वैल्यू का टोटल कर रहे हैं उनको उन्हीं से डिवाइड कर देना। जैसे यहाँ 80 वाले कॉलम का टोटल है माइनस का 9, तो माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे आप डिवाइडेड बाय 3। और लास्ट डी वाले कॉलम का टोटल है 6, तो 6 स्क्वायर अपॉन 3 माइनस करेक्शन फैक्टर जो कि होता है टी स्क्वायर बाय n। सॉल्व करते हैं इसको। 0 स्क्वायर बाय 3, तो 0 स्क्वायर 0 0 बाय 3 तो 0 ही हो गया। 3 स्क्वायर 9, 9 अपॉन 3 किया सिंपल 3 माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 को 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 27। 6 स्क्वायर होता है 36, 36 अपॉन 3 किया 12 और करेक्शन फैक्टर हमारा निकल कर आया था 0। तो करेक्शन फैक्टर यहाँ 0 है। अगर कोई और वैल्यू होती तो उसको माइनस कर देते आप। तो इनको ऐड अप किया 27 और 3 30 प्लस 12, ये आ जाएगा हमारे पास 42। और ये याद रखिएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n-1। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आगे चलकर बहुत काम आएगा। कुल मिलाकर कितने सेल्समैन है हमारे पास? 1 2 3 4 सेल्समैन है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 4-1 यानी कि 3। बात किसकी हो रही है? सेल्समैन की। सेल्समैन कितने हमारे पास? 4, तो 4-1 क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक ही फॉर्मूला है n-1। यहां पर सेल्समैन है 4, 4-1 किया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 3। और आगे सीखिएगा फिर आराम से नोट कीजिएगा। ये तो निकला है सेल्समैन के लिए। टू वे अनोवा में अब काम करना पड़ेगा आपको सीजन्स के लिए। तो नेक्स्ट विल बी मीन सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन सीजन्स। सीजन्स में पहला सीजन है समर। समर की वैल्यू का टोटल है 8, तो 8 का स्क्वायर किया डिवाइडेड बाय, ये कितनी वैल्यूज का टोटल है? 1 2 3 4, 4 वैल्यू का टोटल है, तो 8 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस नेक्स्ट है 0, 0 स्क्वायर बाय 4। नेक्स्ट माइनस 8, माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर कितना था? टी स्क्वायर बाय n, और टी स्क्वायर मतलब टोटल स्क्वायर अपॉन n। 0 स्क्वायर बाय 12 0 ही आ गया था। इसको सॉल्व करते हैं अब हम। तो 8 स्क्वायर 64 अपॉन 4 सिंपल 16। 0 का स्क्वायर करिएगा 0 ही आ जाएगा, 0 बाय 4 हो जाएगा 0। माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 4 किया, ये भी 16 आ गया। करेक्शन फैक्टर हमारे हाथ में 0 है, तो 0 प्लेस किया और इसको भी सॉल्व कर लिया। तो 16 प्लस 16 क्या आंसर आ जाएगा? ये 32। और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कुल मिलाकर 3 सीजन है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है n-1। नंबर ऑफ सीजन्स आर 3, तो 3-1 क्या हो जाएगी वैल्यू? 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा। 3 सीजन 3-1 किया तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2। नेक्स्ट थर्ड स्टेप, देन यू कैन ऑलवेज नोट इट डाउन। पहले तो हमने किया कॉलम की वैल्यूज का स्क्वायर और उनका टोटल, फिर किया रो की वैल्यू के लिए, और अब करेंगे सारी वैल्यूज के लिए। यही हमारा थर्ड स्टेप है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। दैट मीन्स ये जितनी भी वैल्यूज हैं, कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका मतलब पहले तो हमने बाहर वाली वैल्यूज का किया, अब सारी अंदर वाली वैल्यूज का स्क्वायर करेंगे और उनका टोटल कर देंगे। तो देखिए कैसे होगा। पहली वैल्यू 6 स्क्वायर, फिर दूसरी वैल्यू 6 स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस का 9 स्क्वायर, देन 5 स्क्वायर, केवल अंदर वाली, टोटल से पहले वाली लेंगे -2 -1, -2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, और अब लास्ट रो में भी सारी वैल्यू लेनी पड़ेंगी। वो है -4 स्क्वायर, -2 स्क्वायर, -1 स्क्वायर और -1 स्क्वायर।
माइनस कर देंगे इसमें भी करेक्शन फैक्टर टी स्क्वायर बाय एन। अब ये सारी वैल्यूज नोट कर लीजिएगा और इनका टोटल भी कर लीजिएगा। पहला स्टेप मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सेल्समैन, दूसरा स्टेप है मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सीजन्स, और तीसरा है टोटल सम ऑफ स्क्वायर। जितनी भी वैल्यूज है सभी का स्क्वायर कर देना और सबका टोटल कर लीजिएगा, माइनस करना पड़ेगा करेक्शन फैक्टर, राइट। तो करते जाइएगा आप लोग। एंड आई एम हियर टू वेरीफाई योर वैल्यूज। 6 स्क्वायर इज 36, then 36 minus 9 square is 81, 25, 4 minus 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, minus 4 का स्क्वायर 16, minus 2 का स्क्वायर 4, minus 1 का स्क्वायर 1 और minus 1 का स्क्वायर 1। करेक्शन फैक्टर 0 है। अब इन सब वैल्यूज का टोटल कर लीजिएगा और वेरीफाई करिएगा कि आपका टोटल कितना आ रहा है। This total should be equal to 210 और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक ही फॉर्मूला होता है n-1। हमने यहाँ कितनी वैल्यूज ली हैं कुल मिलाकर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन 12 वैल्यूज में से 1 माइनस कर दीजिएगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा हमारे पास 11। अब यहां तक नोट कीजिएगा, फिर इसके आगे करवाते हैं। राइट, हरी अप, नोट अप टिल हियर। पहले सेल्समैन के लिए, फिर सीजन के लिए और उसके बाद टोटल के लिए। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, रिमेंबर। और ये सब करने के बाद फिर आप एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल का नाम है टू वे अनोवा क्लासिफिकेशन टेबल। क्योंकि उसके बाद फिर आप अपनी हाइपोथेसिस को चेक करेंगे। सो वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल। उस टेबल में कुछ कॉलम्स रहेंगे। पहला कॉलम है यहां पर सोर्सेस का, सोर्सेस, फिर उसके बाद लिया जाएगा यहां पर सम ऑफ स्क्वायर्स, देन वी हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जब सम ऑफ स्क्वायर्स को डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उस पर्टिकुलर सोर्स का आ जाएगा वेरिएंस, लास्ट में लिया जाएगा टोटल। तो टू वे अनोवा क्लासिफिकेशन टेबल की फॉर्मेट याद रखिएगा। पहला कॉलम आता है सोर्सेस, जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास सोर्सेस थे, एक तो सेल्समैन पहला सोर्स और दूसरा मेजर सोर्स था सीजन, राइट। सो सेल्समैन का सम ऑफ स्क्वायर आया था 42, प्लेस कर दिया उसको यहां पर। डिग्री ऑफ फ्रीडम, सेल्समैन का डिग्री ऑफ फ्रीडम था 3, तो 42 को 3 से डिवाइड कर दिया, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? 14। उसके बाद सीजन लिया, सीजन का टोटल आया था 32, राइट, 32। और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम था हमारे पास 3 - 1 दैट इज 2, राइट। अब 32 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 16। और फिर टोटल सम ऑफ स्क्वायर आया था 210 और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम था टोटल का 11, राइट। डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे पहले वाले का था 3, फिर 2 और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम था 11, राइट। इसका वेरिएंस निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका कहीं पर कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर था 210, डिग्री ऑफ फ्रीडम था इन सबका 11, राइट। नेक्स्ट, सेल्समैन और सीजन से
अब हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू रेसिड्यूअल की। रेसिड्यूअल मतलब बैलेंस वैल्यू, इंटरैक्शन भी इसका एक नाम है। रेसिड्यूअल वैल्यू मतलब बैलेंस वैल्यू, और इसका तीसरा नाम है इंटरैक्शन वैल्यू। कभी इंटरैक्शन टर्म देखे समझ जाइएगा वो रेसिड्यूअल को इंडिकेट कर रहा है। आएगा कैसे? 210 में से आप इन दोनों के टोटल को माइनस कर देना, तो 42 और 32 का टोटल कितना हो रहा है? 74। तो 210 में से माइनस कर दीजिएगा 74, ये आ जाएगा 136। रेसिड्यूअल बैलेंस वैल्यू कैसे आएगी? टोटल में से इन दोनों की वैल्यू को माइनस कर देना। ऐसे ही रेसिड्यूअल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आएगी? 11 में से 3 और 2 का टोटल होता है 5, 11 में से 5 गए, क्या रहेगा? 6। अब आप 136 को 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 22.67। कैसे किया? 210 में से ऊपर वाले दोनों वैल्यू के टोटल को माइनस किया तो 136 आ गया। 11 में से 3 और 2 5 को माइनस किया तो वैल्यू आ गई 6, और 136 को 6 से डिवाइड किया तो रेसिड्यूअल वेरिएंस आ जाएगा। अब हमें दो हाइपोथेसिस चेक करनी थी इस क्वेश्चन में, एक सेल्समैन की, दूसरा सीजन की। पहले तो हम सेल्समैन को रेसिड्यूअल के साथ चेक करेंगे और फिर सीजन को भी रेसिड्यूअल के साथ चेक करेंगे। और इसमें से ये याद रखना है कि जिसका वेरिएंस ग्रेटर होगा वो आएगा न्यूमरेटर में, जिसका वेरिएंस छोटा होगा वो आएगा डिनोमिनेटर में, और बेस यहां पर भी रहेगा एफ टेस्ट। तो वो भी अप्लाई करते हैं, एक बार नोट कर लीजिएगा इन सारी कैलकुलेशंस को। Next, now we are going to test the hypothesis in two-way analysis of variance. तो हमारे पास इस क्वेश्चन में दो हाइपोथेसिस थी। I come back to this question. एक बार ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा on your handouts, page number 16, question number 11. First hypothesis थी, test the hypothesis that there is no difference in the performance of the salesman. तो पहले हमें सेल्समैन का चेक करना है। फर्स्ट हाइपोथेसिस फॉर सेल्समैन, और आपको क्या बताया है? चेक किससे करना है आपको? दोनों को रेसिड्यूअल से। राइट, हाउ आर वी गोइंग टू चेक इट? F1 सेल्समैन वेरिएंस और रेसिड्यूअल वेरिएंस दोनों में से ग्रेटर वैल्यू किसकी है? यहां पर सेल्समैन की है 14, रेसिड्यूअल की 22.67। दोनों में से जिसकी वैल्यू ग्रेटर होगी उसको तो रखोगे आप न्यूमरेटर पे। तो F1 इज इक्वल टू रेसिड्यूअल वेरिएंस अपॉन डिनोमिनेटर आ जाएगा यहां पर सेल्समैन वेरिएंस। और रेसिड्यूअल वेरिएंस कितना था? रेसिड्यूअल वेरिएंस की वैल्यू थी हमारे पास 22.67 अपॉन सेल्समैन। सेल्समैन की वैल्यू थी 14। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। 22.67 को डिवाइड किया हमने 14 से, तो ये आ जाएगा 1.619। 1.619 सेल्समैन और रेसिड्यूअल वेरिएंस में से जिसका वेरिएंस ग्रेटर उसको तो रखना न्यूमरेटर पे, तो उसको न्यूमरेटर पे रखा, जिसका वेरिएंस स्मॉलर है उसको रख दिया डिनोमिनेटर पे। तो रेसिड्यूअल अपॉन सेल्समैन सॉल्व किया तो ये तो आ गया 1.619। अब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है। पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम DF1 और V1। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 को V1 से भी डिनोट किया जाता है। जिसका वेरिएंस ग्रेटर है उसको तो बोलेंगे DF1, तो वेरिएंस बड़ा है 22.67। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 6, और जिसका वेरिएंस छोटा उसको बोलेंगे DF2, दूसरा नाम है V2। तो DF2 यहां पर कितना है? छोटा वाला वेरिएंस था 14 और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3। तो आपको 6 और 3 पर देखना है। अब आप लोग अपने F टेस्ट के टेबल ओपन करिएगा और उसको 6 और 3 में चेक करके बताइए कि क्या वैल्यू आ रही है। जब आप देखिए वैल्यूज आ रही है, न्यूमरेटर पे तो होता है DF1, तो DF1 मतलब 6 के नीचे और 3 के सामने, मतलब इतना नीचे आने की जरूरत नहीं है, 6 के नीचे और 3 के सामने।
यहां पर आता है DF2। तो अगर आप DF1 और DF2 पर वैल्यू देखें 6 के नीचे और 3 के सामने, तो ये वाली वैल्यू आ रही है आपकी 8.84, राइट। वेरीफाई करिएगा अपनी टेबल वैल्यू को। दिस वैल्यू इज कमिंग एज 8, 6 के नीचे और 8.94 आ रही है वैल्यू, राइट। आपको बता देते हैं कैसे देखना है। DF1 और DF2 पर देखेंगे आप तो अपने टेबल्स में यहां पे 6 के तो नीचे और DF2 3 के सामने, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी 8.94, राइट। दिस विल बी योर फाइनल आंसर 8.94। ये तो हो जाएगी टेबल वैल्यू। 6 के नीचे देखेंगे आप और 3 के सामने। DF1 6, DF2 3, तो टेबल वैल्यू हो गई हमारी 8.94। नाउ दिस इज द टेबल वैल्यू। दूसरा नाम है इसका क्रिटिकल वैल्यू। और अब हम अपनी हाइपोथेसिस को कंपेयर करते हैं। तो हाइपोथेसिस फर्स्ट चेक हो रही है। F का कैलकुलेटेड वैल्यू आया था 1.619 और टेबल वैल्यू आया है 8.94। तो कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू, therefore the null hypothesis is accepted and we can conclude that there is no difference in the performance of the salesman. सेल्समैन की परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। आप लोगों ने चेक किया, कैलकुलेटेड वैल्यू आई थी 1.619, टेबल वैल्यू आई है 8.94, and since the calculated value is less than table value, therefore this null hypothesis is accepted. Next, नंबर 2 चेक करेंगे हम, वो है सीजन्स की। रूल उसमें भी वही रहेगा, सीजन्स को भी आपको रेसिड्यूअल से ही कंपेयर करना है। तो सीजन और रेसिड्यूअल के अंदर आप देख रहे हैं वेरिएंस ग्रेटर कौन है, रेसिड्यूअल। तो यहां पर F2 सेकंड टेस्ट सॉल्व हो रहा है, जिसकी वेरिएंस की वैल्यू ग्रेटर है उसको रखेंगे न्यूमरेटर में। तो यहां पर फॉर्मूला जाएगा रेसिड्यूअल वेरिएंस, इसकी वैल्यू ग्रेटर है, इसको रख दिया न्यूमरेटर पे, अपॉन सीजन वेरिएंस। वी हैव सीजन वेरिएंस और रेसिड्यूअल की वैल्यू थी 22.67, सीजन वेरिएंस था हमारे पास 16। सॉल्व कर रहे हैं आप, 22.67 डिवाइडेड बाय 16 किया, ये वाली वैल्यू आ गई 1.417, राइट। 1.4168 है, वी विल राउंड इट ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस पे बन रही है 1.417। अब हमें इसकी टेबल वैल्यू देखनी है। टेबल वैल्यू के लिए फिर से डिसाइड करेंगे कि DF1 क्या है। यहां पर जिसका वेरिएंस ग्रेटर वो होगा DF1 मतलब 6, और जिसका वेरिएंस स्मॉलर वो होगा DF2। तो DF2 है 2, नाम है इसका V2, और उस पर अब आप वैल्यू देखेंगे तो 6 के नीचे और 2 के सामने टेबल वैल्यू देखिएगा, और वो वैल्यू पहले की तरह से लिखी जाएगी, वो आ जाएगी 6 और 2 पर 19.33, राइट। तो F की टेबल वैल्यू दिस इज कमिंग एज 19.33। अब आप लोग सेकंड हाइपोथेसिस को चेक करेंगे। फर्स्ट टेस्ट हो गई F2, कैलकुलेटेड वैल्यू थी 1.417, इट इज लेस देन 19.33। तो जब जब कैलकुलेटेड वैल्यू कम होगी टेबल वैल्यू से, तब तब आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। सो ओवर हियर योर नल हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड। तो ध्यान रखना है आपको, पहले सीजन्स और सेल्समैन दोनों के लिए काम करना है आपको। दोनों का कंपैरिजन किससे करेंगे हम, रेसिड्यूअल से। बेस हमारा F टेस्ट रहेगा, अगर वेरिएंस रेसिड्यूअल का ग्रेटर है तो रेसिड्यूअल ऊपर, सेल्समैन नीचे। और इसी तरह से यहाँ रेसिड्यूअल और सीजन्स में भी रेसिड्यूअल वेरिएंस ग्रेटर था, सीजन्स छोटा था।
तो जिसका वेरिएंस बड़ा है उसको न्यूमरेटर पे, जिसका छोटा है उसको स्मॉलर डिनोमिनेटर पे चेक करेंगे आप टेबल वैल्यू से। एंड रिमेंबर व्हेनेवर द कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू योर नल हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड, और यहां पर ये सेकंड हाइपोथेसिस भी एक्सेप्ट हो रही है और आपका कंक्लूजन हो जाएगा देयर इज नो डिफरेंस या देयर इज नो इफेक्ट ऑन सेल्स ड्यू टू वेरियस सीजंस। जो आपसे टेस्ट में बोला गया था वही लिखकर आ जाए आप, और यहां तक ये भी बता दें कि योर नल हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड, देन आल्सो यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स इन दैट। सो दिस इज टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। दोनों चीजें नोट कर लीजिएगा, और यहां पर दोनों हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही हैं, लेकिन कोई रूल मत बनाइएगा कि हमेशा दोनों एक साथ एक्सेप्ट होंगी एंड इफ यू नो एज फार एज रिजेक्शन इज कंसर्न्ड बोथ विल बी रिजेक्टेड। नो, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक एक्सेप्ट हो जाती है और एक रिजेक्ट हो जाती है। यू हैव टू कीप योर फंडामेंटल स्ट्रांग व्हेनेवर द कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू योर नल हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड।